नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज अपन बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें रीट, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान की जो कोई भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो आज से अपन 9th क्लास की हिस्ट्री या सामाजिक जो किताब है उसको लेकर के अपन आज से चर्चा करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को लेकर के अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने 9th क्लास की बुक का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आज से अपन पढ़ेंगे और नेक्स्ट आगे भी अपन चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है, क्योंकि भारत में जो सभ्यताएं हैं वो पुरानी हैं, प्राचीन हैं। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख सभ्यताएं हैं। तो भारत की सभ्यताओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता की। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, इस पे अपन बात करेंगे आज सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगा लिया कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना प्रारंभ कर दिया था और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास भी कर लिया। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सैनगी खैबर, सिंधुमुख व हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। तो अपन बात करें कि सरस्वती का उद्गम जो है वो कहाँ से माना जाता है, तो वो माना जाता है कहाँ से, सरस्वती नदी का उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ से यह आद्रिबदी के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। तो सरस्वती नदी राजस्थान के कौन से एरिया में आती है, तो ये है आपका कौन सा एरिया, सिरसा से होते हुए नौहर में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। आगे देखिएगा, यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर में होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रशांत पतन के पास समुद्र में गिरती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। फिलहाल ये जो नदी है ये अस्तित्व में नहीं है। तो देखिएगा, ये मैप दिखा रखा है जिसमें ये इधर से चंडीगढ़, भगवानपुरा ये होते हुए नदी आगे पहुंचती है। आगे देखिएगा,
भूसंरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मान रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया है तथा अंततः सलीला के रूप में आज भी यह प्रवाहित है। वैदिक साहित्य, रामायण व महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, जिसका विवरण प्राप्त होता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं और कालीबंगा उनमें से एक है। आगे देखिएगा, सिंधु व सरस्वती नदी तथा इनकी सहायक नदियों के विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, एक प्रश्न है। यह कब चरमोत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म काफ़ी समय पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान प्रारंभ हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गई। अब अपन बात करें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, तो देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, देखते हैं अपन। सन 1981 में राय बहादुर साहनी ने, राय बहादुर साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के माउंट मोंगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी, कौन थे, राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरखाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से मतलब है मुर्दों पर बना हुआ टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए। खोज के क्रम में ओरलस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत, जो कि अब पाकिस्तान में हाकरा नदी, जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र ही था, के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। उनमें से 900 स्थल भारत में हैं तथा 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद हिंदू सरस्वती सभ्यता की कुछ पुरातात्विक पड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
गनवेरीवाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गई। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में रह गए। तो कौन कौन से जो पुरातत्व या वो स्थल जो थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाला जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर ये अपने भारत के हिस्से में आ गए थे। आगे देखिएगा, भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती द्वस्तती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, बाड़ा संधौल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल आदि स्थानों पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो अब अपन इसके बारे में बात करें तो देखिएगा, सन 1953 में अमलानंद घोष ने, किन्होंने? अमलानंद घोष ने जो है राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थल जो है उनकी खोज की, और जिसमें प्रमुख रूप से जो है वो है कालीबंगा। पंजाब में जो है वो है रोपड़, बाड़ा संधौल, और गुजरात में है रंगपुर, लोथल, रोजदी। वहीं हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मीताथल आदि स्थानों पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिलने की बात उन्होंने बताई या मिले। अब बात करते हैं अपने सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो वहाँ पर नगर नियोजन या नगर कैसे बसे हुए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगरावशेष में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जो कि दोनों ही अब कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। कालीबंगा, जो कि फ़िलहाल राजस्थान में ही है, या कालीबंगा जो राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा, लोथल गुजरात के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घटित होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। मतलब प्री प्लान नगर नियोजन वो करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य अभियांत्रिकी के स्तर का छोटी होता था। वहीं अपन बात करें नगर की आवास योजना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतः प्रत्येक मकान में बीच में खुला आंगन रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे।
लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परांडे, शौचालय और स्नानघर अलग से निर्मित होते थे। अगर अपन सिंधु संस्कृति सभ्यता के बारे में बात करें तो अपन यूँ कह सकते हैं कि उस समय या प्राचीन समय भी जो उनकी नगर आवास योजना या जो नगर निर्माण की जो कला थी वो आधुनिक थी। हर एक मकान के आंगन में शौचालय होना, परांडे होना, स्नानघर का अलग से निर्माण होना, ये सब उस काल में भी था। सड़क व्यवस्था की बात करें तो सड़क व्यवस्था सिंधु संस्कृति सभ्यता के संबंधित समय कैसे थी, तो वो देखिएगा। अपन बात करते हैं सड़क व्यवस्था को लेकर के। सिंधु संस्कृति सभ्यता से संबंध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी। कहाँ से कहाँ? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कें